नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह भादरा आसपास खबरों पर हमारा फोकस रहेगा और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां आपको सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम राजनीतिक विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, भादरा क्षेत्र के इसके साथ किसानों की बात करें तो आज एक अमर सिंह ब्रांच उस समय टूट गई थी खचवाड़ा के पास, जब नहर 2 दिन पहले ये आई है। और दोस्तों, नहर से पानी की आस में पूरे क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए तत्पर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं नहर का। लेकिन 3 से 4 घंटे तक जब सुबह ये नहर टूटी तो उसको नहीं संभाला गया और पूरा का पूरा पानी बर्बाद हुआ, जिससे अनावश्यक पानी जिन खेतों में इस नहर का टूटने से गया उनकी फसलें तो बर्बाद होती है, लेकिन जो आगे पानी जाना था, जिसको सिंचाई के काम में लेना था और किसानों को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होता, वो भारी नुकसान में बदला। तो इसको लेकर दुरुस्तीकरण ज़रूर किया गया। उसके बाद में ट्रैक्टर वगैरह मौके पर पहुंचे, उसको सुधारा गया। लेकिन 3-4 घंटे तक पानी बर्बाद हुआ और नहर टूटने का कारण सुनकर आप हैरान होंगे। गादड़ की वजह से नहर टूट गई, ऐसा बताया गया लोगों द्वारा। क्या किसी गादड़ के द्वारा नहर को तोड़ दिया जा सकता है या फिर हकीकत में ही ऐसी घटना हुई है? दोस्तों, हम इसको लेकर कुछ विश्वास से नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि ये नहर जो है वो किसी गादड़ ने तोड़ दी थी। तो नहर जैसे भी टूटी हो, लेकिन क्या इस कदर इन नहरों को तोड़ा जा सकता है? क्या इस प्रकार से हम जिस पानी के ऊपर हमारी निर्भरता है, चाहे वो सिंचाई के चलते हमारे खेतों की निर्भरता हो या पेयजल के रूप में हमारे पानी की निर्भरता हो, तो क्या इस प्रकार से घंटों तक उस पानी को बर्बाद किया जा सकता है? ये बहुत बड़ी लापरवाही भी प्रशासन की हम मान सकते हैं, विभाग की। और इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो फसल बीमा क्लेम को लेकर क्षेत्र का किसान आंदोलनरत है और लगातार, जैसा कि डुंगराना में चक्का जाम किया गया था एक दिन का, आपको याद होगा। और उसी दिन देर शाम को प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी। कृषि उपज मंडी के अधिकारी भी थे, बीमा कंपनी का भी मोर सिंह अधिकारी था और रणवीर साईं प्रशासनिक अधिकारी थे, तहसीलदार भी उसमें मौजूद थे। और उसमें 3 दिन तक कैंप लगाकर इन समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी थी। लेकिन अगले ही दिन 12 नामजद और 100-150 किसानों के ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए। तो किसानों को बार बार एक प्रकार से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उनको हर जगह हैरान परेशान होना पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें दोस्तों किसानों की के साथ साथ कर्मचारियों की भी, तो 80 से अधिक घटक दल कर्मचारियों के भी इस शासनकाल में अशोक गहलोत के हड़ताल पर है, धरना प्रदर्शन पर है, विभिन्न प्रकार की मांगों के साथ बार बार आंदोलनरत है। तो इस प्रकार की प्राय जो घटनाक्रम देखा जा रहा है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं तो ये जो मुकदमे लगे हैं 12 नामजद लोगों पर और 100-150 अन्य लोगों पर, उनमें मैं नाम भी आपको बता देता हूं। बजरंग साण तो नेतृत्व करता है ही गोगामेडी के, उनके ऊपर, युवा नेता के ऊपर तो मुकदमा लगना ही था। अनेकों मुकदमे पहले भी बजरंग साण पर लगे हैं इस शासन काल में, चाहे वो रामगढ़ का धरना प्रदर्शन हो पानी को लेकर, सिंचाई पानी को लेकर, या फिर वो मलसीसर में लगा चक्का जाम हो या फिर डुंगराना में हो। इन सभी धरना प्रदर्शनों में बजरंग साण तो सदैव टारगेट रहते ही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों को अगर बताएं तो रणजीत सिंह दुहारिया मुंदड़िया बढ़ा के, उनके ऊपर भी मुकदमा लगा। ओम सारण रामपुर रांगेडी के, सुरेश जाखड़ मुंदड़िया बढ़ा के, अर्जुन सामोता जिज्ञाश्री बड़ी के, सुरजीत सिहाग सिद्धमुख के जो कि ढाणी बेरवाड़ में वर्तमान में रह रहे हैं, रामजी लाल गढ़वाल जो कि जिज्ञाश्री बड़ी के, कृष्ण कुमार जानी ये भी मलसीसर के, मनोज तरड़ मुनसरी के, गुंजाश्री के, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा
बंसल बेनीवाल परलीका के बनवारी लाल जाखड़ मुंदड़िया बड़ा के आदि इन लोगों पर नामजद और 100 से 150 करीब ऐसे लोग भी हैं जिनको ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए रास्ता रोकने को लेकर, आम रास्ता जाम करने को लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। तो हम बात कर रहे हैं किसानों की, कर्मचारियों की। अब भी बात करें, हाल ही में आज नेत्राणा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा है किसानों का। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो 3 वर्षों से अधिक से धरना प्रदर्शन चला है, वो कम से कम आधी जंग जीतने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बजट में जो 50 यूनिट बिजली फ्री थी सरकार की तरफ से, उसको 100 यूनिट कर दिया गया और 2000 यूनिट किसानों को फ्री देने की जो घोषणा बजट में की गई है, उसको लेकर खुशी है किसानों में। क्योंकि किसानों बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, नेत्राणा गांव में सैकड़ों की संख्या में कनेक्शन काट दिए गए थे। अब वहाँ एक सम्मेलन आयोजित आज किया गया और लगभग आधी लड़ाई जीत ली, लेकिन आधी लड़ाई के लिए ये जंग जारी रखनी है। इस प्रकार की बातें करते हुए वहाँ जो वक्ता है वो अपने संबोधन उन्होंने आज किया। तो कुल मिला के जहाँ भी आप देखेंगे लोग सड़कों पर आपको नजर आएंगे। इसको लेकर भी बात करेंगे। और दोस्तों हम बात करेंगे आसपास अन्य खबरों की। तो धर्मनगरी बादरा में इस वक्त इस फरवरी महीने में बड़ी संख्या में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ है। उसमें सबसे ज़्यादा श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन जो है वो गांव-गांव में और शहरों में जहां भी आप देखेंगे मोहल्ले में श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन जो है वो किया जाता है। और विशेषकर अधिकांशतया गौशाला परिसर में श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में दानदाता गौशालाओं को दान भी दोस्तों देते हैं। अगर बात करें कुटिया में, तो कुटिया में भी जो बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है, वहाँ भी श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन लगातार चल रहा है और लगभग 5-6 दिन हो गए, 7 दिवसीय ये लगभग कार्यक्रम होता है। और आज भी अगर बात करें तो कुटिया में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा आज 8 बजे के बाद में। जब आप समाचार देख रहे हैं तो अब से कुछ ही देर बाद में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होंगे। भजन संध्या का भी आज दौर चलेगा कुटिया में और इसके अलावा यज्ञ और दिव्य आरती 7 बजे जो शाम को 6 बजे के बाद में होती है, उसको देखने के लिए तो हजारों की संख्या में भीड़ रोजाना उमड़ती है। तो इस प्रकार से धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। और शिव शक्ति गौशाला जो बिरानी की है उसमें भी कथावाचक साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती दीदी द्वारा दिव्य गौ कथा का लगभग चौथा दिन आज था और बड़ी संख्या में दानदाता आज भी बिरानी गौशालाओं में दान देते हुए देखे गए। और दोस्तों सोमवार से ये कथा प्रारंभ हुई है और दानदाताओं की मैं बात करूं, अगर उनके बारे में बताऊं तो बढ़ चढ़कर दान दिया है। इसमें 31,000 रुपये शिव शक्ति गौशाला में अध्यक्ष जगदीश यादव ने स्वयं प्रदान किए हैं। इसके अलावा 21,000 रुपये चंदूराम शर्मा और 21,000 रुपये राम प्रताप प्रचार के अलावा 11,111 रुपये अनिल गर्ग और 11,000 रुपये राजेंद्र गोस्वामी, 11,000 रुपये सुरेंद्र पुत्र बनवारी लाल बेनीवाल के द्वारा भी दिए गए, 11,000 रुपये सुरजीत पुत्र मंगनी बेनीवाल द्वारा दिया गया। और सभी दानदाताओं को गौशाला समिति द्वारा, स्टाफ द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा समर्ति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अगर बात करें अन्य गौशालाओं की भी, तो बरवाड़ी गांव की श्री कृष्ण गौशाला में भी 7 दिवसीय संगीत में श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन बुधवार से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ है और इसमें भी दानदाताओं के दान देने की पूरी संभावना है और चर्चाएं हैं कि यहाँ भी बड़ी संख्या में दानदाता जो है वो गौशाला में दान देंगे और पहुँच रहे हैं। उनको इस प्रकार से जो दानदाता है, समाज सेवी लोग हैं, उनको आमंत्रित भी इस कथा में
किया गया और बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भीड़ इस कथा के दौरान देखी जा रही है। और वहीं परबल जी की कुटिया में मैंने आपको बताया 100 कुंडीय महायज्ञ भी चल रहा है और श्रीमद् भागवत कथा भी लगभग 5 दिनों से कुटिया परिसर में जारी है और त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के द्वारा ये कथा का वाचन जो है कुटिया में लगातार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में महिला श्रोताओं द्वारा इस कथा का श्रवण किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की तो प्रेस क्लब के संरक्षक मैं बात करूं तो जो कुटिया में लोग जाते हैं दोस्तों, उनको लेकर जो गलियां हैं वो प्रमुख रूप से बहुत सी गलियां रुकी हुई है। कुटिया की जो आपने गली देखी होगी बहुत सकड़ी गली है और प्रेस क्लब के हमारे संरक्षक हैं गोपी चंद जी वर्मा, उनके घर के पास में एक जो जलदाय विभाग का पाइप है उसमें लीकेज थी, पूरी की पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। 3 दिनों से ये गड्ढा जो है वो नहीं भरा गया और पूरी रोड वहाँ ब्लॉक थी। तो कल भी गोपी चंद जी वर्मा द्वारा जो है एक ज्ञापन एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी को प्रदान किया गया था, दिया गया था कि जल्द से जल्द इस गली को थ्रू कराया जाए ताकि बड़ी संख्या में तो धर्म प्रेमी महिलाएं लोग जो है वो कुटिया की तरफ ये आम रास्ता है जाते हैं, उनको भारी दिक्कत परेशानियां होती है, उनको बहुत लंबा इधर उधर गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज ज़रूर इसको दुरुस्त किया गया है लेकिन गड्ढा पूरी तरह से उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। मिट्टी जो बहुत बड़ी संख्या में पूरी गली को रोकते हुए जो हनुमान जी का मंदिर है उसके आगे ये गड्ढा खोदा गया था। और दोस्तों हर गली मोहल्ले में इस प्रकार के गड्ढे आपको मिल जाएंगे। और जलदाय विभाग के पाइपलाइनों के लीकेज की मैं बात करूं तो बादरा कस्बे के 40 वार्डों की सैकड़ों गलियों में आपको सैकड़ों लीकेज मिल जाएंगे जलदाय विभाग के और उतनी ही बड़ी सैकड़ों की संख्या में आपको गड्ढे मिल जाएंगे जो सीवरेज कंपनी द्वारा सीवरेज रोड बनाकर सीवरेज स्थापित की गई है। वहाँ सीवरेज के चैम्बर धसे हुए, वहाँ सीवरेज की जो मिट्टी अंदर से खोखली, सड़क नीचे खोखली होकर सड़क धसी हुई, ऐसे सैकड़ों गड्ढे आपको सीवरेज के चलते भी मिल जाएंगे। तो ये हाल है बादरा कस्बे का। और आपने देखा होगा जो एक बैठक हुई थी नगर पालिका बजट की, काफ़ी हंगामेपूर्ण रही थी और विपक्ष ने वॉकआउट किया था और बजट क्योंकि बहुमत था सत्ता पक्ष के पास, बजट जो है वो सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन उस बजट में भी एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसको लेकर क्षेत्र में लगातार अभी भी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर विधायक बलवान पूनिया को भी ट्रोल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुमार समाज पर जो टिप्पणी पहले शंकर भाकर द्वारा की गई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी, उस प्रकरण का जोर शोर से क्षेत्र में देखा गया था। हमने कल भी बताया था और आज भी सोशल मीडिया पर हमने कई पोस्टें इस प्रकार की देखी। तो ये मामले दरअसल किसी भी वर्ग के लिए हमने कल भी कहा था इस प्रकार की टिप्पणी, टोका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को इसको लेकर आगे आना चाहिए। एक विधायक बलवान पूनिया की 2 जनवरी को डाली गई पोस्ट आज लोग शेयर करते हुए, उसके ऊपर कमेंट करते हुए दिखाई दिए। और वो पोस्ट क्या थी मैं आपको बताऊं। शंकर भाकर ने जिस प्रकार की जो टिप्पणी वो की थी, जो वो टिप्पणी सेम एक मातर सीपीएम के पार्षद दारा सिंह सोनी ने नगर पालिका में आपस में पक्ष और विपक्ष की बहस के दौरान कही थी। तो उस शंकर भाकर की टिप्पणी पर विधायक बलवान पूनिया ने एक फेसबुक पोस्ट अपनी फेसबुक वाल से डाली थी 2 जनवरी को, जिसमें कहा था कि जाति विशेष पर टिप्पणी करना मानसिकता बताती है कि ये लोग कितनी हीन भावना के लोग हैं। ऐसा विधायक बलवान पूनिया के द्वारा लिखा गया और इनका कानूनी विरोध लाजमी है और लोगों को देश और संविधान का सहारा लेना चाहिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन जब उन्हीं के पार्षद द्वारा टिप्पणी की गई है, इस प्रकार के लोग कमेंट कर रहे हैं,
तो बलवान पूनिया की वो मानसिकता, वो सोच, वो कहाँ गई, कहाँ गई उनकी जागरूकता? क्या वो जागरूकता एक पक्षीय थी? क्या वो एक वर्ग विशेष पर या एक प्रकार के लोगों पर ही टोका टिप्पणी होती है? वो अपने लोगों द्वारा गलत किए गए पर विधायक बलवान पूनिया बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बलवान पूनिया की उस टिप्पणी को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर भी। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक विषय पर हम आज बात करेंगे। और आज बताएंगे कांग्रेस के सूची जो टिकट मांगने वालों की दौड़ है वो एकाएक कहाँ पहुंचने लगी है। और अगर बात करें 5-7 महीने पहले की, तो कांग्रेस की टिकट मांगने वाला एक बंदा बादरा क्षेत्र में नहीं था। और जो सबसे बड़ा कांग्रेस की टिकट के खेमे थे, एक प्रकार से परिवार था। अगर बात करें, पिछली बार टिकट ली थी 2018 में डॉक्टर सुरेश चौधरी ने। तो डॉक्टर सुरेश चौधरी अब बैक हो चुके हैं। वो एक प्रकार से राजनीति से किनारा तो नहीं किया है, लेकिन दूरी बना ली है। और अपने भाई एसपी सिंह बढ़िया, जो कि पूर्व जिला कलेक्टर है, और सर्वसम्मति के साथ अपने भाई को आगे किया है। और उनका भाई जो है एसपी सिंह, वो समय समय पर एक ज्ञापन देने का कार्य भी करते हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। अपने पत्ते कब खोलेंगे? अब ये चुनावी वर्ष है और ये अंतिम चुनावी वर्ष है दोस्तों। कहीं ना कहीं बादरा में तो चुनाव प्रारंभ हो जाता है 2 वर्ष पहले ही। आपको याद होगा, इसी बढ़िया परिवार से हम बात करें तो ये जो 1 जनवरी है उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले जो 1 जनवरी थी 2022 की, उससे चुनावी अभियान प्रारंभ हुआ था करीब 2 साल पहले। सुरेश बढ़िया ने शानदार तरीके से वो सब कुछ मैनेज किया था। सुरेश बढ़िया का शानदार उस समय संबोधन था, मुख्य संबोधन था, लेकिन ये पत्ते उस समय उस बैठक में भी नहीं खोले थे। और घर परिवार में वो बतलाकर ये कहा था कि हम दोनों में से, हमारे परिवार से कोई एक चुनाव लड़ेगा। तब ये बात थी, दोनों के लिए 50-50% बातें जो है वो रहस्य रखी गई थी। लेकिन अब एकदम स्पष्ट है कि डॉक्टर सुरेश चौधरी बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, अपने भाई एसपी सिंह को ही आगे किए हुए हैं। और एसपी सिंह है कि पत्ते खोलने के लिए मान नहीं रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो टूट टूट कर जा रहे हैं, क्योंकि एसपी सिंह यहाँ की राजनीति में फिट होना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों है? इतना बड़ा राजनीतिक परिवार 2003 से 2008 तक यहाँ विधायक बनकर इस बढ़िया परिवार ने राज भी किया है। शानदार कार्यकाल सुरेश चौधरी का रहा है। ये एक अलग बात है कि उनके कार्यकाल में कुछ कई बातें इस प्रकार की हुई कि उनका कार्यकाल को एक काठ की हांडी बता दिया गया। और बाद में धीरे धीरे उनके वो सारा का सारा जो है, कुछ लोगों की कैंपेन भी थी और कुछ ऐसे कार्यकर्ता स्वयं विधायक सुरेश चौधरी के भी थे, जिनकी बनिस्बत उनका पूरा कार्यकाल शानदार कार्यकाल था। उनके कार्यकाल में जितने विकास कार्य हुए दोस्तों, आप वर्तमान में देख रहे हैं कार्यकाल बलवान पूनिया का कार्यकाल विकास की दृष्टि से देखे तो शानदार कार्यकाल माना जाएगा। और इससे पहले का संजीव बेनीवाल का कार्यकाल अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, तो वो कार्यकाल भी विकास की दृष्टि से शानदार कार्यकाल था। उसी प्रकार से डॉक्टर सुरेश चौधरी का वो कार्यकाल विकास की दृष्टि से कतई खराब नहीं था, शानदार कार्यकाल था। खराब कार्यकाल अगर मैं आपको बताऊं तो 1998 में संजीव बेनीवाल का खराब कार्यकाल था। उनका पहला अनुभव था और बड़ा कड़वा अनुभव था। ओंकारलाल जाट के चक्कर में जितने अलाटमेंट हुए थे, उनके चक्कर में उनका कार्यकाल दागदार होकर उभरा था। और उसका पनिशमेंट जनता ने संजीव बेनीवाल को दिया था। 10 वर्षों तक, 1 दशक तक राजनीति से दूरी रही थी, उनको सत्ता नहीं दी थी क्षेत्र की जनता ने। उसके बाद में फिर उनको माफ़ कर दिया गया और 2013 में फिर वो बीजेपी की टिकट से विधायक बने शानदार बहुमत के साथ। और ये कार्यकाल उनका शानदार रहा था। लेकिन यहाँ जब संघर्ष करते हुए बलवान पूनिया के कार्यकाल को भी लंबा समय बीत चुका था, तो संजीव बेनीवाल के शानदार कार्यकाल पर
जो प्राथमिकता है वो बलवान पूनिया को क्षेत्र की जनता ने दी, क्योंकि कई फैक्टर्स में बलवान पूनिया जो है वो अव्वल नजर आए। नया चेहरा, परिवर्तन और लंबा संघर्ष, एक पढ़ा लिखा युवा और संघर्षशील व्यक्तित्व, एक किसान नेता की छवि, तो ये सारी चीज़ें और एक परिवर्तन भी। हर बार भादरा की जनता परिवर्तनशील है और हर बार परिवर्तन चाहती है। नए चेहरे का तो सदैव स्वागत भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बलवान पूनिया के फेवर में रही और विकास के ऊपर एक नया चेहरा, एक संघर्ष, एक किसान नेता की का जो लंबा संघर्ष था वो जीत गया और इस प्रकार से बलवान पूनिया स्थिति में आए। और बलवान पूनिया ने अब तक जो विकास कार्य किए हैं वो शानदार, संतोषजनक विकास कार्य की दृष्टि में अगर बलवान पूनिया के कार्यकाल को हम मापें तो ये कार्यकाल उनका सफल कार्यकाल है। अगर ऑल ओवर शेष सारी चीज़ों में हम ले, जिसमें हार व्यवहार और कितने बलवान पूनिया बदले हैं, किस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं का यहाँ क्षेत्र में बोलबाला रहा है, किस प्रकार से जनता के साथ हार व्यवहार किया गया है जब वो जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय के, और अब में व्यवहार में, उनके बोलचाल में, उनके ढंग में, उनकी कामकाजी शैली में क्या परिवर्तन आया है, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर का काम करती है। और इन सब चीज़ों को ले तो बलवान पूनिया का कार्यकाल संतोषजनक नहीं माना जाता अब तक के 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान। और बहुत सी योजना ऐसी भी है जो योजना के दम पर हर बार विधायक बनते हैं, वो योजनाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उनमें एक योजना बलवान पूनिया के कार्यकाल में पूरी हुई है, वो हुई है राजकीय महाविद्यालय की। लेकिन इसकी घोषणा वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में की थी, उसके लिए बजट भी छोड़ा गया था और बना ये आकर अशोक गहलोत के कार्यकाल में, बलवान पूनिया के कार्यकाल में। तो निस्संदेह इनको श्रेय जाएगा बलवान पूनिया को। लेकिन सिंचाई से वंचित 14 गांवों की समस्या का समाधान कतई नहीं हुआ। अनेकों और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान भी बाकी है। और भादरा राजगढ़ रोड के हाल बेहद खराब है। सड़कों का हमने कल भी और परसों भी आपको बताया था, दर्जनों ऐसी सड़कें हैं गांवों की जो सड़कें अभी बनी नहीं है, तो वो सड़कें भी अभी बननी हैं। तो अभी समय बहुत कम है और 8 महीने का जुमा उनका कार्यकाल बचा है और उसके दौरान आचार संहिता भी लग जाएगी, पावरलेस हो जाएंगे, काम करने में बड़ी कठिनाइयाँ आएगी और उसके बाद में लोग अपना खुलकर मत व्यक्त करेंगे कि हमें किस रास्ते पे, किस नेता के साथ, किस पार्टी के साथ, किस विचारधारा के साथ जाना है। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक राजनीतिक समीक्षा की। हम यही बातें करने के लिए ही आपको आज का समय चुना, क्योंकि एसपी सिंह है वो भी अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे और बजरंग सारण भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो कांग्रेस की टिकट मांगेंगे या भाजपा की टिकट की लाइन में है। लेकिन ये वो ज़रूर कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं दोस्तों, अपना कद बड़ा करके दिखा रहे हैं वो दोनों पार्टियों को और अन्य पार्टियों को कि मैं एक यहाँ का एक सफलतम युवा नेतृत्व करता हूँ और युवा नेता हूँ और एक युवा चेहरा हूँ जिसके ऊपर आप पार्टियों को मंथन करना है, विचार करना है। तो पार्टी की टिकट तो वो मांग रहे हैं, कांग्रेस के खेमे में वो बहुत ज़्यादा संपर्क में हैं, क्योंकि बीजेपी की टिकट के तो यहाँ संजीव बेनीवाल के अलावा कोई बहुत ज़्यादा दावेदार नहीं है और संजीव बेनीवाल बहुत ज़्यादा डिजर्व इस टिकट के लिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस की टिकट है जिसके लिए अब लाइन भी लंबी होने लगी है। जैसा कि मैंने 3-4 महीने पहले के लिए बताया, काम कोई नाम नहीं था कांग्रेस की टिकट लाइन में। लेकिन अब बात करें तो दयानंद बेरवाल, कृष्ण चंद्र भाम्बू, सतपाल नेहरा, शेर सिंह गोस्वामी, विक्रम सिंह राठौड़, संदीप ढुकिया, शोभा सिंह डूडी, अजीत बेनीवाल, शेर सिंह बेनीवाल, रविंद्र मोडसरा, मास्टर सबीर हुसैन आदि अनेकों नाम है। यहाँ बजरंग सहारण का, एसपी सिंह बढ़िया का, ये नाम हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं और पहले नाम लिए वो अपना एजेंडा स्पष्ट कर चुके हैं, वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं।
तो न्यूट्रल भी कितने हैं यहाँ अगर बात करें तो बजरंग सारण को न्यूट्रल मान सकते हैं, एसपी सिंह को हम वर्तमान में न्यूट्रल मान सकते हैं, राजेंद्र जालंधरा को न्यूट्रल मान सकते हैं, वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अभी। कार्तिक डूडी को भी न्यूट्रल मान सकते हैं, शीला शेखावत को भी वर्तमान में हम न्यूट्रल मान सकते हैं। कुल मिला के बैलेट पेपर में अगर देखा जाए तो 6 ऐसी पार्टियों की टिकटें तो यहाँ आएगी, इसमें कतई संदेह नहीं। भाजपा, माकपा, कांग्रेस, बसपा, आरएलपी और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 टिकटें तो है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी पार्टियां हैं? क्षेत्रीय पार्टियां भी बहुत सी 3-4 अलग अलग आती हैं और कई निर्दलीय खड़े ही होते हैं। तो कुल मिला के 1 दर्जन से अधिक का बैलेट पेपर जरूर जाएगा, क्योंकि 2018 के चुनाव की बात करें बैलेट पेपर की तो 13 लोग थे, 10 लोगों की जमानत जब्त हुई थी और 3 लोगों ने जमानतें बचाई थी। तो कुल मिला के अगर मतदान की बात करें तो 80.5% मतदान हुआ था 2018 में। 2,51,089 वोट थे उस समय और 2,02,136 वोट पोल हुए थे कुल। अब इस बार उम्मीद की जा रही है 2,20,000 से अप वोट यहाँ पोल होंगे। तो लगभग ये आंकड़ा है, तो 2,20,000 वोट पोल होंगे। तो कौन ऐसे नेता है जिनके खाते में बड़ी संख्या में वोट जा सकते हैं? माकपा की बात करें तो बलवान पूनिया एकमात्र ही मान सकते हैं। ज़रूर बलवान फगेड़िया का सुरजीत बिजारनिया एक बड़े नाम है, लेकिन वो उस कंडीशन में हो सकते हैं जिस कंडीशन में अगर बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेना चाहे या कांग्रेस के पाले में चले जाए और यहाँ से कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे, तो संभवतः बलवान फगेड़िया या कोई और नाम भी आ सकता है। यहाँ से माकपा की टिकट पर चुनाव लड़ता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। ऐसी बार बार बातें भी निकल कर आती है और ऐसा ये नेता क्लियर भी कर चुके हैं। अगर बात करें भाजपा की तो संजीव बेनीवाल के अलावा जयदीप डूडी भी है, अशोक सैनी भी है और इसके अलावा अगर बात करें तो रामकृष्ण भाकर भी है। ये 4 नाम लगभग भाजपा की टिकट की दौड़ में हम मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो अशोक सैनी को जहां माली समाज की बहुलता है, एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से बात चल रही है, वहां से टिकट मिल सकती है। जयदीप डूडी वैसे ही संतुष्ट दिखाई दे रहे, अगर उनको टिकट नहीं भी मिली तो वो भाजपा की टिकट को बड़े अंतर से जिताकर भेजने की बातें करते आ रहे हैं और पार्टी में बने रहना चाहते हैं। अब स्थायित्व रखना चाहते हैं अपना भारतीय जनता पार्टी में, बेशक चाहे वो संगठन की दिशा में आगे बढ़े या फिर और भूमिका में वो भाजपा का सहयोग करते हुए नजर आए। और बात करें रामकृष्ण भाकर की तो रामकृष्ण भाकर जो नौहर से छुटकर भादरा विधानसभा में मिली है 7 पंचायतें, उनमें ज़रूर वो हल्का सा प्रभाव रखते हैं, लेकिन शेष भादरा के गांव में रामकृष्ण भाकर अपना प्रभाव नहीं रखते और बाहर के कैंडिडेट को ये भादरा की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करती है और ऐसा पूर्व में भादरा की जनता ने दिखाया भी है। तो दोस्तों कुल मिला के आज की समीक्षा को हम विराम भी देना चाहेंगे, समय का अभाव है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे आज 16 फरवरी को क्या विशेष दिवस है और हिंदी फिल्मों के पिता में कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन 1944 को आज ही के दिन हुआ था और उनके बाद में उनके नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले सभी फिल्मी कलाकारों को इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाथ शाह का आज ही के दिन 1956 को निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम के साथ हमारे देश में मनाई जा रही है। और हम बात करेंगे मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की भी शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की नौर से। तो नौर मंडी में ग्वार के भाव 5650, जबकि चना के भाव 4857, तारामीरा 4985, जबकि मूंग के भाव 7777 रुपये प्रति कुंटल रहे। गेहूँ 2462, जौ के भाव 2631, मेथी के भाव 4805, बाजरा 2191, मोट के भाव 6470 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5780, मूंगफली 6500 रुपये प्रति कुंटल रही। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8464, कुंवार बिका है 5654 और सरसों के भाव 5651 रुपये प्रति कुंटल रही है।
बट्टू मंडी में नरमा 8265, सरसों के भाव 5580 रुपये, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8490, सरसों के भाव 5500 रुपये, ग्वार के भाव 5600 रुपये, जबकि गेहूं 2340, अरंडी के भाव 6650, चना 4750, काले तिल के भाव 13200 रुपये प्रति कुंटल बिके। और सरसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5550, जबकि सरसों के भाव यहाँ रहे 5530, गेहूं के भाव 2325 रुपये, नरमा बिका है 8313 रुपये, और कपास के भाव 9600 रुपये। और आज की अंतिम मंडी सादुलपुर राजगढ़ मंडी में मूंग बिकी है 7600 रुपये, ग्वार बिका है 5700 रुपये, और गेहूं बिकी है 2330 रुपये, सरसों 5570, चना के भाव 4650 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 2250, तारा मीरा 5000, और मोट के भाव 5920 रुपये प्रति कुंटल। अब मौसम का मिजाज बताएं तो 16 फरवरी को आज 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा, दोपहर को 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहा, 7 से करीब 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चली। देर रात्रि को भी आज 23 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और लगभग 40 से 50% बादल आसमान में छाए रहेंगे। 17 फरवरी को कल मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? 16 से 25 डिग्री दिन में, 27 से 31 डिग्री दोपहर को कल रहेगा, 24 से 28 देर शाम को, और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी, जो अनवर्त रात्रि को भी इसी प्रकार से हवा जारी रहेगी। और लगभग 90 से 100% बादल दिन भर रात्रि को आसमान में छाए रहेंगे, परिवर्तनशील मेघ के रूप में। लेकिन परिवर्तनशील मेघ का मतलब बरसात कतई नहीं होता। मौसम में तब्दीली आएगी और मौसम आसमान बादलों से ढका हुआ रहेगा। लेकिन 18 फरवरी को शिवरात्रि आपको याद होगा, हर बार शिवरात्रि के आसपास एक दिन पहले या एक दिन बाद में बरसात आती है, चाहे वो हल्की बूंदाबांदी या हल्की बरसात या फिर थोड़ी भारी बरसात हो, ऐसी बरसात देखी जाती है। तो क्या आज 16 तारीख है और कल 17 तारीख को ये जो परिवर्तनशील मेघ है, कुछ बूंदाबांदी या बरसात का भी मौसम एक प्रकार से शिवरात्रि के पावन पर्व पर बरस सकते हैं बदरा, ये देखने वाली बात है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।